अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड का रिज़ल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले ये इक्विटी आप लोगों के सामने शो हो रही होगी। और इक्विटी में मैं इसका थोड़ा सा साइज एनहेंस कर देता हूँ। अच्छा जी, इक्विटी में इनकी 12 बिलियन की है, क्योंकि ये अमाउंट थाउजेंड्स में है। 12.8 बिलियन इक्विटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जी इनकी 6.5 बिलियन की। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 12 बिलियन की। और करंट लाइबिलिटीज़ इक्विटी के ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और अगर हम टोटल शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का टोटल करें तो 18 बिलियन की बनती हैं और इक्विटी है जी 12 बिलियन की। तो डेट टू इक्विटी रेशो इनकी है 1.48। करंट रेशो इनकी आ रही है जी 0.90। क्विक रेशो इनकी बन रही है 0.38। तो डेट टू इक्विटी रेशो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो वो ये बनता है कि लाइबिलिटीज़ क्या इक्विटी से ज़्यादा है या कम है। अगर तो एक से ज़्यादा रेशो हो तो इसका मतलब होता है करंट प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपकी इक्विटी की अमाउंट से ज़्यादा है। अब वो कितनी ज़्यादा है, अब ये आपके सामने है जी 1.48, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा बन रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो उसने मार्केट के लोगों के, एम्प्लॉयज़ के, क्रेडिटर्स सभी के, इवन लोनिंग फाइनेंसिंग बैंक्स वगैरह जितने इंस्टीट्यूशन, जितने इंडिविजुअल्स, जितना कुछ भी पे ऑफ करने वाला है वो सारी अमाउंट आपकी टोटल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट और टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो ऐड करके उससे ज़्यादा बन रही हो, तो इट मीन्स कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से उतनी साउंड नहीं है जितनी के अदर कंपनीज होती हैं। लेकिन बड़ी कंपनीज क्योंकि अपने ऑपरेशंस उन्होंने फैलाए होते हैं और कुछ नेचर ऑफ बिजनेस भी ऐसे हैं, जैसे ये स्टील और सीमेंट, इसमें इनको बहुत ज़्यादा लोनिंग फाइनेंसिंग लेनी पड़ती है अपना कैश, डे टू डे कैश सर्कल मैनेज करने के लिए। इस वजह से इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो को हम एक मुनासिब डेट टू इक्विटी रेशियो कह सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। करंट रेशियो इनकी मुनासिब है, मतलब करंट एसेट्स इनके जो हैं वो करंट लाइबिलिटी से थोड़े से कम है। अगर एक से ज़्यादा होती रेशियो तो इसका मतलब था करंट एसेट्स की अमाउंट करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। तो एक ये भी फैक्टर होता है जिसको हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट क्विक रेशियो बहुत पुअर है। और कैश के पॉइंट से अगर हम देखें तो इनके पास कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस कोई ख़ास अच्छा नहीं था। यही वजह है कि इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद, कोई पे आउट की, डिविडेंड वगैरह की। अब देखते हैं इस क्वार्टर का रिजल्ट। तो क्वार्टर का रिजल्ट अगर हम देखें तो 15 बिलियन की सेल्स हुई है इस क्वार्टर में, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में हाफ थी, 7 बिलियन की थी, हाफ से भी थोड़ी कम थी। तो 118% जो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनकी 14.10% कमी हुई है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनर सी बढ़ी है। एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनर से कम हुए हैं। और अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नहीं थे, इस बार हैं। अदर इनकम भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज के पॉइंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसके अलावा जी फाइनेंस कॉस्ट इनकी ना होने के बराबर रह चुकी है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा पे ऑफ कर दिए अपने फाइनेंसिंग, प्लस इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। तो ऑलमोस्ट 13% की कमी हुई है इनकी फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज के एतबार से। अब अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2.2 बिलियन रुपीज़ बनते हैं, क्योंकि अमाउंट थाउजेंड्स में है। और लास्ट ईयर लॉसेस थे, ये आपके सामने ये बैलेंस शो हो रहा है, 2.2% नेट लॉस आफ्टर टैक्स था। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 14.6%। तो ओवरऑल 16.70% की इंक्रीज हुई है जी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो 10 से ज़्यादा हो जाना एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली 8 से 10-12% के दरमियान रहती हैं। और मोस्टली कंपनीज़ की अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तो वो 8%, 6%, 9% इसके अराउंड रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी इनकी अर्निंग है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है।
अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर की 2.90 हो चुकी है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉसेस थे 0.22 पर शेयर। और अभी तक 3 क्वार्टर्स की अगर आप एक्यूमुलेट करें अर्निंग पर शेयर तो 6.11 रुपये हो चुकी है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस पर शेयर था 0.67। तो बहुत ज़बरदस्त अगर इक्विटी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, अर्निंग पर शेयर को देखें तो एक बड़ा शानदार इसकी नंबर्स बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस हम कंसीडर करते हैं। और टारगेट प्राइस इसकी है जी 38 से 42 रुपये दिसंबर 2021 तक की। अभी करंटली ये साइडवेज है, रेंज बाउंड है, एक मखसूस रेंज में घूम रहा है। स्टॉप लॉस जो है 22.50 से नीचे अगर क्लोजिंग दे तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि फिर ये नेक्स्ट रेंज के लिए क्लियर होगा जो कि 20.50 पैसे तक के लिए क्लियर हो सकता है। लेकिन 20.50 से नीचे एक भी क्लोजिंग आ जाए तो वो आप समझ लीजिए कि वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे अगर हम बात करें कि इसके ट्रेंड के हिसाब से तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉइंट है 20.50 का। बाइंग रेंज इसकी बनती है 22.60 से 23 रुपये के दरमियान। आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्प्लिट बाइंग भी कर सकते हैं आप, कि अभी जो करंट रेट है इस पर थोड़ा सा बाय कर लिया, थोड़ा सा 23 रुपये पे, थोड़ा सा तीसरा पोर्शन जब ये 22.50 के 70 के दरमियान हो जाए। लेकिन 22.50 से नीचे क्लोजिंग एक डाउन ट्रेंड और नए वो ओपन कर देगी डोर्स लोअर साइड पे। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें कि बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टील सेक्टर इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद सारा का सारा स्टील सेक्टर इतना डाउन क्यों हुआ, और ASL आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड भी बहुत ज़्यादा डाउन गया था। 26.20 रुपये से डाउन आना शुरू हुआ था और ये 22 रुपये तक गया था, 21 रुपये के करीब गया था, इतना डाउन चले गया था। तो उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो फ्रेट ऑन बोर्ड जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। दिसंबर 2020 में थी $700 था, लेकिन फिर ये इंक्रीज हो गया मार्च में $750 और स्टिल ये इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा यही ट्रेंड था USA और यूरोपियन मार्केट्स का भी, मतलब चाइना का भी, और USA और यूरोपियन अदर जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें भी देखने को यही मिला कि HRC प्राइस जो है वो दिसंबर में $1,000 जो है इसका मिक्सअप हो रहा है, $1,000 थी और 600 यूरो थी रिस्पेक्टिवली यूरोज के एतबार से। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से एक इनको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही थी, उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में कम होने का मार्जिन था। यही वजह है कि इसकी शेयर प्राइसेस एकदम से गिरी। और दूसरा ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ऑटो और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पॉजिटिव मोमेंटम तो है, लेकिन और डिमांड जो है स्टिल CRC और बाकी चीज़ों की इंक्रीज हो रही है। लेकिन साथ ही साथ कोविड की वजह से एक थोड़ा सा वो अनसर्टेनिटी भी है कि फ्यूचर में क्या बनेगा। इसके अलावा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ थी चाइना और यूक्रेन पे 5 सालों के लिए, वो दोबारा से 31 जनवरी 2021 के बाद से दोबारा इम्पोज कर दी गई हैं, जो कि पहले कोई एग्रीमेंट था इनका और वो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है 13 जनवरी 2021 को। और अब जो है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड ने एक फ़ाइल की है रिव्यू NTC को कि वो दोबारा इम्पोज की जाए ताकि इनको कुछ मार्जिन मिले। अब देखें उसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन ओवरऑल जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, प्लस चाइना के साथ जो ये ड्यूटीज़ वगैरह का, और इनको चाइना की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे भी इनको कुछ रिलैक्सेशन देती थी, वो उन्होंने कुछ मखसूस सेक्टर्स के लिए ख़त्म की थी वो ड्यूटीज़ और ड्यूटी ड्रॉबैक्स, टैक्सेस, लेवीज़।
उसकी वजह से चाइना की जो एक्सपोर्ट की वो रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते हैं और हम वहाँ से काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो कॉस्ट बढ़ गई थी। इस वजह से ये इनका रॉ मटेरियल की या इनपुट कॉस्ट तमाम स्टील सेक्टर की बढ़ी है, और उस वजह से भी ये इनको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। अच्छी अर्निंग शो करने के बावजूद ये सारे शेयर्स डाउन हुए थे। अच्छा, अब सिर्फ आयशा स्टील मिल्स की क्वांटिटेटिव और वो डाटा को डिस्कस करें तो जनवरी से मार्च क्वार्टर में सेल्स वॉल्यूम जो था वो 99,396 टन सेल हुआ, जबकि लास्ट ईयर जो था अक्टूबर से दिसंबर पिछला जो क्वार्टर था उसमें 1,07,370 टन था। तो पिछले क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.4% क्वांटिटेटिव डिक्रीज हुई है जी। प्रोडक्शन इनकी थर्ड क्वार्टर में 97,718 टन थी, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1,09,868 टन थी, जो कि प्रोडक्शन भी 11% डिक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर की बेसिस पे, इसी साल के पिछले क्वार्टर। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 9 मंथ का डाटा 3 क्वार्टर्स का, तो सेल्स क्वांटिटी 3,01,644 टन सेल हुई है, जबकि लास्ट ईयर 3 क्वार्टर्स की जो सेल्स थी वो थी 2,13,471 टन। तो ये 41% इंक्रीज है जी ओवरऑल 3 क्वार्टर का अगर आप अक्यूमुलेट करके बात करें तो। और प्रोडक्शन भी तकरीबन 24% इंक्रीज हुई लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी बेहतर हुई, 53% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 42% थी। तो ओवरऑल 3 क्वार्टर्स को अक्यूमुलेट करके तो एनालाइज करें तो बहुत अच्छा डाटा है। लेकिन इस क्वार्टर का अगर देखें तो पिछले क्वार्टर की निस्बत क्वांटिटेटिव डाटा कम हुआ, तो फिर ये सेल्स डबल कैसे हुई? तो इसकी रीज़न सिंपल है, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब इन्होंने 3 से 4 बार प्राइसेस बढ़ाई हैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स की, तो उसकी वजह से सेल्स की अमाउंट डबल हो गई। और क्योंकि क्वांटिटी सेम थी या लास्ट से थोड़ी सी कम थी लास्ट क्वार्टर से, तो उसकी वजह से इनको कॉस्ट ऑफ सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग और ये सेलिंग ये सारी कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ी, क्योंकि प्राइसेस की वजह से ये सेल्स बढ़ी है। क्वांटिटेटिव बढ़ती बहुत ज़्यादा तो फिर ये आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी अच्छा खासा इजाफा होना था, और अदर एक्सपेंसेस जो आपके सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ये सारे भी बढ़ने थे। खैर, इसके बावजूद इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म थोड़ा बेहतर ही नज़र आ रहा है, और मैं समझता हूँ इसकी टारगेट प्राइस 38 से 42 रुपये तक 31 दिसंबर 2021 तक के लिए कंसीडर की जा सकती है। लेकिन ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करके, रिसर्च करके, सिचुएशन देखकर, मार्केट को देखकर फिर एंट्री या एग्जिट लीजिए। और इनिशियल बाइंग रेंज भी मैंने आपको बता दिया है, जो फौरी तौर पे है 22 रुपये 60 पैसे से 23 रुपये के दरमियान आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो है वो 24 रुपये है, और 24 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जो है 26 से 26.50 के दरमियान होगा, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और एक क्लोजिंग 26 रुपये 50 पैसे या 26 रुपये 30 पैसे से ऊपर आ जाती है तो फिर नए लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि 30 से लेके 34 रुपये तक के हो सकते हैं। अपनी वर्किंग के साथ, अपने रिसर्च के मुताबिक काम करिए। और अगर आपको ये रिसर्च और वर्किंग और ये सारा डाटा अच्छा लगता है तो चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि अपना कुछ ना कुछ इनपुट भी देते रहिए। अगर कहीं पे कोई कमी कोताही, कुछ आपको मिस्टेक नज़र आती है तो डेफिनेटली मिस्टेक्स हो सकती हैं वर्किंग करते हुए, कई चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं। कई बार आप अनइंटेंशनली या कुछ गलत बोल जाते हो तो आप वो पॉइंट आउट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।